एक गांव में कमला नाम की औरत रहती थी। उसके 4 बेटे थे और वह चारों ही शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन की बात है, कमला के चारों ही बेटों ने रवि, सूरज, पवन और दुर्गेश ने शादी करके अपनी माँ के पास आए। माँ, आप ये थाली लेकर क्यों खड़ी है? आप हमसे कोई सवाल नहीं करेगी? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी आंखें पढ़कर ही बता सकती हूँ कि तुम्हें यह लड़कियाँ पसंद हैं। कमला ने अपनी सभी बहुओं का बहुत प्यार से स्वागत किया। माँ, हमें काम से सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली थी। अब हमें वापस शहर में काम के लिए जाना होगा। तो बेटे अपनी अपनी पत्नियों से मिलकर शहर के लिए रवाना हो गए। वह शहर में एक ट्रांसपोर्ट फैक्ट्री में काम करते थे। एक तरफ बेटे अपनी मेहनत और लगन से फैक्ट्री में काम कर रहे थे और अपने घर को चला रहे थे। वहीं दूसरी ओर कमला की चारों बहुएं थीं। पिताजी, मैंने आपके नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है। आप अगर नहाना चाहते हैं अभी तो नहा लीजिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा, मगर अभी इतनी ठंड नहीं आई थी तो तुम अभी पानी गर्म क्यों कर रही हो? पिताजी भलई, अभी ठंड नहीं है इतनी, पर फिर भी आप बुजुर्ग हो गए हैं और इस उम्र में आपको गर्म पानी से ही नहाना चाहिए, जिससे आपकी शरीर की सिकाई भी हो जाएगी और आपको इतनी ठंड भी नहीं लगेगी। पांचों ही बहुएं अपने सास और ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थीं। ऐसे ही उनका परिवार का सिलसिला चल रहा था। कमला के बेटों की शादी को अब 7 महीने हो चुके थे। परिवार में बहू के आने से परिवार के खर्च भी बढ़े। अब उनके घर में पैसों की तंगाई शुरू हो गई थी। मेरी कल रवि से बात हुई थी। पहले जब मेरी बात होती थी तब मैं उससे पैसे से लेकर कुछ बात कर लेती थी, पर अभी तो उनके पास भी पैसे नहीं हैं। मेरे बेटे खुद दूसरों से पैसे उधार लेकर अपना काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने उससे पैसे से लेकर कोई भी बात नहीं की। अब बेटों के पास भी पैसे नहीं है और हमारे पास भी पैसे नहीं है। हमारे पास जो भी पैसे थे वह बेटों की पढ़ाई लिखाई में खर्च हो गए हैं। अब तो हम भी खाली हो गए हैं। माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हम चारों हमारी विदाई में सोने की जो रकम लेकर आए थे, हम उन्हें बेच देंगे। नहीं बेटा, वह तुम्हारे पिताजी की दी हुई यादें हैं, तुम उन्हें नहीं बेच सकती हो। कोई बात नहीं माँ, यादें तो दोबारा भी बन जाएगी। अभी हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए हम अपनी सोने की रकम बेच देंगे। अभी हमारे लिए हमारे ऊपर जो कर्ज है उसे चुकाना जरूरी है। कमला अपनी बहू की बात से राजी हो गई और रेखा ने अपने कानों में झुमके पहने थे। उन्हें बेचकर कुछ पैसे आए। उन पैसों से उसने अपने सास ससुर के लिए दवाइयाँ और घर के लिए कुछ राशन का सामान ले लिया। हम मजबूर सास ससुर के खातिर तुम्हें अपने सोने के झुमके बेचने पड़े। हमें माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरा भी परिवार है, ये मेरा भी घर है। भाभी, आप आपके सोने के झुमके बेचकर राशन और दवाई तो ले आए हैं, मगर अभी भी सब कुछ सही नहीं हुआ है। मुखिया जी ने चौराहे पर ऐलान लगाया था। मैं जब बाहर गई थी तो मैंने सुना था कि जिसने भी अपने पानी का बिल नहीं भरा है वह जल्दी से जल्दी पानी का बिल भर दे, वरना वह पानी की सप्लाई बंद करके बड़ी से बड़ी सजा देंगे। क्या, मगर अब पैसे तो थोड़े से ही बचे हैं। तुम चिंता मत करो भाभी, हम तीनों भी अपनी सोने की रकम बेचकर पैसे लेकर आएंगे। उन तीनों ने भी अपनी सोने की रकम बेचकर जो पैसे आए थे उससे पानी का बिल भरा। कमला और सुरेश को अपनी बहू के इन बलिदानों को देखकर खुद पर बहुत तरस आ रहा था और अब चारों ही बहू के सारे गहने बिक चुके थे। एक दिन कमला जी इस मकान में रहती थी। उस मकान का मालिक वहां आया। मैं आना तो नहीं चाहता था कमला बेन, मगर आपके चर्चे सुनकर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। आपने मेरे मकान का किराया दिया हुआ 10 महीने हो गए हैं और पानी का बिल आज 13,000 था, वह भर दिया। वाह! ऐसी बात नहीं है भाई साहब। क्या कमल बहन, मैंने सोचा था कि आप गरीब लोग हैं, इसलिए आपसे कुछ बोलता नहीं था, मगर तुम तो बहुत ही चालू निकले। अब मुझे भी मेरा पैसा चाहिए। अगर कल तक मुझे तुमने पैसा नहीं दिया तो ये घर खाली करना होगा। भाई साहब, ऐसा मत करिए। बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। मालिक ऐसे ही कमला को धमका कर चला गया। अब कमला बहुत परेशान हो गई।
8 महीना के किराया में कहाँ से लेकर आऊंगी और सुबह तक तो इंतजाम भी नहीं हो पाएगा। माँ, अब तो हम सब बहू के सोने के गहने भी बिक गए हैं। अब तो हमारे पास सोने के गहने भी नहीं बचे हैं। कल पूरे गांव वालों के सामने हमारी इज्जत जाए, इससे अच्छा हम अभी ही यहाँ से निकल जाते हैं। कहाँ जाएंगे बेटा, हम जब में 1 रुपया भी नहीं है और ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसी ठंड में तुम चारों बहू को लेकर हम बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। माँ, पूरी जिंदगी हो गई है, आप दोनों पूरे गांव में सर उठाकर जी रहे हैं। कल अब उसी गांव वालों के सामने सर झुक जाए, इससे अच्छा बेहतर है कि हम अभी ही कहीं चले जाएं। दिव्या की बात कमला को समझ आ गई और वह उसी रात अपनी चारों बहू को लेकर घर से निकल आए। रात बढ़ने लगी थी और उसके साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी थी, और ठंड इतनी ज्यादा थी कि कमला और उसके पति से बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। अरे 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 पिताजी, ये आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है भाभी? पिताजी को सर्दी लग गई है, इस वजह से बहुत बेहोश हो गए हैं। सारी बहुएं अपने ससुर के हाथ पांव मलने लगीं। कुछ समय के बाद मुकेश को होश आ गया। बहू, रात बहुत ज्यादा हो रही है और ठंडी बढ़ती जा रही है। हमें कोई एक कोना ढूंढना होगा जहाँ पर हम रात बिता पाए। कमला के कहने पर चारों बहुएं अपने ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगीं। उनके आगे चलने पर एक खाली जगह पर ट्रेन का डिब्बा दिखाई दिया। बैठने के लिए तो अच्छी जगह मिल गई है, मगर ठंड बहुत ज्यादा है बेटा। पिताजी की तबीयत तो अभी भी खराबी, हमें कुछ करना होगा भाभीियों। क्या करें, पैसे भी नहीं है, वरना गर्म कपड़े और कंबल ले लेते। चारों बहुएं सोचने लगी कि तभी सबसे छोटी बहू रानी के दिमाग में एक आइडिया आया। देखने से तो यह जगह कोई पुराना कारखाना या फैक्ट्री लग रही है, तभी यहाँ पर यह भूसा और घास रखा हुआ है। क्यों ना इस घास से हम एक रजाई बनाएं, जैसे हम बचपन में अपनी गुड़िया के लिए बनाया करते थे। चारों बहू ने वहाँ से घास ले ली और घास से बुजुर्ग सास ससुर के लिए रजाई बनाने लगे। किसी तरह घास से रजाई बनकर तैयार हो गई। सुरेश और कमला ने अपनी बहू द्वारा बनाए गए रजाई को ओढ़ लिया। ठंड से ज्यादा तो नहीं, पर रहता तो मिल रही थी। ऐसे ही उनकी ठंड से भरी रात पूरी बीत गई। रात में नींद तो अच्छी आई, मगर ट्रेन की खिड़कियों से हवा बहुत ज्यादा आई। अब तुम ज्यादा शिकायत मत करो, हमें बैठने की जगह मिल गई है, वही बहुत बड़ी बात है। 2-4 दिन बीत गए थे। अब बहुएं यह समझ चुकी थीं कि ठंड के लिए ट्रेन घर इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है, और वह उसकी खिड़कियों से परेशान थी। इन खिड़कियों से तो कुछ ज्यादा ही हवा आती है, इनका कुछ नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है ना। जिस तरह हमने घास से रजाई बनाई, उसी तरह हम इस ट्रेन को भी घास से कवर कर देते हैं। सभी को पूजा का यह आइडिया बहुत पसंद आया और फिर चारों बहू ने मिलकर ट्रेन को घास की ट्रेन बनाना शुरू कर दिया। चारों बहुएं मिलकर काम कर रही थीं। चारों बहू ने मिलकर ट्रेन को घास की ट्रेन बना दी। इस घास की ट्रेन को बनाने के लिए चारों बहू को 4 दिन की मेहनत लगी। 4 दिन बाद घास का ट्रेन घर बनकर तैयार हो गया। अरे वाह बहू, तुमने घास का ट्रेन घर तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ बेटा, अब अंदर चलो, बहुत ठंड बढ़ गई है। अब उन्हें रहते रहते लगभग 1 महीना हो चुका था। 1 महीने के बाद वहाँ पर कमला की पड़ोसन सुशीला आई। अरे सुशीला, तुम बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ? हाँ कमला, कल तुम्हारे बेटे की चिट्ठी आई थी, इसलिए मैं तुम्हें ये देने आई हूँ। चिट्ठी में बेटों ने अपने आने की खबर लिखी थी। 1 दिन बाद वह चारों भी अपने परिवार के पास आ गए। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपका बड़ा बेटा होते हुए भी मैं आपका साथ नहीं दे पाया। पागल है, जो होने का लिखा था वह तो हो गया है, अब तुम रोना छोड़ो। यह देखो, बहू ने कितना प्यारा घास का ट्रेन घर बनाया है। हाँ माँ, ये घर तो बहुत अच्छा है, पर हम आपके यहाँ से हमेशा के लिए ले जाने के लिए आए हैं। हमने शहर में एक घर बना लिया है और अब हम सब वहीं रहेंगे। ये खबर सुनकर सब बहुत खुश हुए और अगले दिन सब शहर जाने के लिए रेडी हो गए और बहुएं अपने द्वारा बनाए गए घास की रजाई को अपने साथ लेकर आई थीं। उन्होंने बहुत मेहनत से जो बनाया था, सब खुशी खुशी वहाँ रहने लगे।